इमरान साहब पहले आपसे राय ले लें, क्योंकि उन्होंने आप दोनों से कहा, खुद भी वो कानूनदान है, आप दोनों भी एक्सपर्ट हैं। आप बताइएगा कि नवाज शरीफ के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट थे आई थिंक, जिसका ये फैसला है जहांगीर तरीन और इनके हवाले से कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, 3 मेंबर बेंच था, अबासी केस था, 3 मेंबर बेंच था। तो उस फैसले के होते हुए क्या ये एक्ट जो है ये काफ़ी है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने के लिए या नहीं काफ़ी? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये इस एक्ट को अपहेल्ड कर देती है और अपील का राइट उन्हें मिल जाता है, फिर अगर अपील का हक मिल जाता है, अपील का हक उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अपहोल्ड करना पड़ेगा। अपहोल्ड करना पड़ेगा। अगर वो अपहोल्ड नहीं होता तो फिर तो उनके पास अब इस वक्त बज़ाहिर सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय आईनी तरमीम के। आईनी तरमीम तब होगी जब पार्लियामेंट बन जाएगी। अच्छा, एक अदरवाइज वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 3 रुकनी बेंच वो का है, लेकिन एक रास्ता हो सकता है। वो अपील आई थी गालिबन फैसल वाडा साहब की अपील थी जिसने न्यायालय की थी, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब ने जो जजमेंट के उसके ऑथर हैं, उन्होंने कहा था ये बड़ा स्याह कानून है, ब्लैक जो ये बड़ा सख्त कानून है, डेथ एक वारंट है, ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी थी। अगर वो केस कहीं सुप्रीम कोर्ट में आता है, उसकी समाअत होती है और उस केस में उस जजमेंट को साइड करके जो पहले वाली जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट उसको रिविजिट करती है, दोबारा कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट करती है, तो फिर वो रास्ता है मियां साहब की अपनी डायरेक्ट अपील ना भी हो, अपना डायरेक्ट केस ना भी हो, अपील के बगैर एक नया बेंच उस केस को टेकअप कर सकता है। 3 से बड़ा कोई 5 रुकनी बेंच बैठ जाए जो उसको टेकअप कर सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अगर अपहेल्ड होता है तो फिर तो हो गई 5 से ऊपर को। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी राय भी इसमें बड़ी अहमियत की हामिल होगी। एक सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी बेंच का फैसला है जो ये करार दे चुका है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये लाइफ टाइम है। तो अब अगर ये अब होल्ड नहीं होता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो फिर नवाज शरीफ क्या नाअहल ही रहेंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि बावजूद इसके कि हमने इलेक्शंस एक्ट जो है अमेंड कर दिया है, मगर मेरा ख्याल है वो अमेंडमेंट काफ़ी नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब को रास्ता नहीं देती। मेरा अपना व्यू ये है, क्योंकि वहाँ 62(1)(f जो है वो इंटरप्रेट हुई है, गलत इंटरप्रेट हुई है, बिल्कुल गलत इंटरप्रेट हुई है। मगर वो गलत इंटरप्रेट होने के बाद जो है ना वो इस वक्त जो है फील्ड होल्ड कर रही है। उसके 3 रास्ते हैं। एक ये कि ये राइट ऑफ अपील इसमें मिल जाए, जिसके ऊपर जो है ना ये हेयरिंग्स चल रही हैं, 4थी 5वीं हेयरिंग हो गई है, कल शायद 5वीं हो जाएगी। इसमें अगर राइट ऑफ अपील मिल गया तो मुमकिन तौर पे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, हो जाती है वो जजमेंट, तो जो है ना उनको उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक दूसरा ये कि उससे बड़ा बेंच जो है ना किसी और केस में भले इस लॉ को जो है वो उस व्यू को चेंज कर दे और कोई रास्ता खोल दे। 2 या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए। 3 इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मेरे ख्याल में। तीनों की अगर ये तीनों सूरतें नहीं होती तो उनकी नाअहली लाइफ टाइम बरकरार रहेगी जब तक ये तीनों सूरतें नहीं होती। ये कामरान साहब कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए ये मसला बरकरार रहेगा, बावजूद इसके कि हमने इलेक्शन एक्ट उसमें अमेंड कर दिया है और उसमें हमने वो टाइम लिमिट कर दी है। वो लाइफ टाइम को हमने, लाइफ टाइम तो पहले भी नहीं है, खैर हमने वो एक लिमिट कर दिया है उसको, टाइम को जो है। मगर इसके बावजूद जो है ना ये मसला उनके लिए रहेगा, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो डिस्कस हुई है, ना कि इलेक्शंस एक्ट की वो जो है ना वो उसको इंटरप्रेट किया हुआ है उन्होंने। 62(1)(f एक चीज़ और बता दें मुझे कामरान साहब, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ये सारे वकील भी चाहते हैं और ये होना भी चाहिए, ये इंसाफ का तकाजा है। लेकिन हमारे आइन के अंदर एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का आर्टिकल 55 है, क्या उसके होते हुए आप ये कानून साजी कर सकते हैं? ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को कोई रास्ता दे देना चाहिए कि ये अमेंडमेंट गो थ्रू हो जाए, फुल कोर्ट से कर लें, आपको इजाज़त दे दें, कह दें कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट के लिए आप कानून साजी ये जो की है नई पार्लियामेंट इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले। लेकिन अभी वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की वो 55 नंबर क्लॉज मौजूद है, उसका क्या करेंगे? मुझे 1 मिनट मौका दीजिएगा। एंट्री 55 मौजूद है, मगर मेरे से राय इसमें ना लीजिए। वजह उसकी ये है कि मैं इसमें JUI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने अपनी सबमिशन जो है इन राइटिंग फाइल की हैं और इसमें मेरा व्यू डिफरेंट है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि मेरा इसमें बात करने का हक नहीं बनता। एक लाइन अज़मा बीबी आप कह लें, फिर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि अदलिया के गलत फैसलों को दुरुस्त करने का इख्तियार भी अदलिया के ऊपर होता है और गलत फैसले हमेशा उनके जो हैं वो तारीख के अंदर बहुत नुकसान पहुँचा जाते हैं मुल्क को। अब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो एक साजिश हुई, जिस तरह से उनको जो है साइडलाइन किया गया, अब ये अदलिया को कुछ नवाज शरीफ उनसे इंसाफ मांगे या ना मांगे, अदलिया को खुद नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देना चाहिए ताकि जो इंसाफ और कानून है
वो कहीं पर जिंदा होता हुआ नजर आए। जो बंदयाल कोर्ट कर गई है इस मुल्क के साथ, वो 63A का फैसला हो, आज भी उसकी रिव्यू पेंडिंग है, उसको कभी फिक्स नहीं किया गया। अगर वो हुकूमत ना गिराई जाती, ये असम्बलियां ना डिसॉल्व होती, ना 9 मई के वाकयात होते, ना ये सब कुछ होता। सो मेरी गुजारिश है कि इनको खुद को, अदलिया को, मियां नवाज शरीफ साहब को खुद इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि उनका इंसाफ का कत्ल अदलिया के एक लाइन में इमरान साहब 55 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट उसके होते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गो थ्रू हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई ऑब्जर्वेशन देगी? सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ना व्यू डिवाइडेड है, और एक बदकिस्मती ये है कि जो पहले दिन जजेस का ख्याल था, इतनी बहस के बाद भी जो जज जिस जगह पर खड़ा था ना, आज भी वही वो आज भी वही खड़ा है, और वो सवाल भी वही करता है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, समझने के लिए नहीं। आउटकम भी इसका मतलब है, तो इसका मतलब है आउटकम भी वो उसी तरह ही आ रहा है, बस